हेलो फ्रेंड्स, मैं सी राजीव खंडेलवाल वेबटेल से। और 43B के जो वीडियोस की श्रृंखला चल रही है उसमें एक और वीडियो, क्योंकि बाज़ार से नई नई खबरें कई बार मिलती रहती हैं तो उनको भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि क्योंकि लोग समाधान पूछते हैं कि भाई अब ये प्रॉब्लम आ गई है, ये डिपार्टमेंट ने नया रूल लेके आ गए हैं 43B में क्लॉज एच जो ऐड किया है। तो उसका क्या समाधान है, क्या करें। तो पता नहीं, लोग के बहुत फर्टाइल माइंड्स हैं और वो क्या नई नई चीज़ें लाते हैं, वो भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और क्या करना चाहिए आपको, वैसा करना नहीं चाहिए या क्या करना चाहिए, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो एक तो सबसे पहले सजेशन आ रही है कि भैया आगे से एमएसएमई एंटरप्राइजेस से खरीदना ही बंद कर दो। जो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं उनसे खरीदना बंद कर दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो एक ऑप्शन तो ये दिया जा रहा है। दूसरा दिया जा रहा है कि जो आपके एमएसएमई सप्लायर्स हैं उनको बोलिए कि वो एमएसएमई रजिस्ट्रेशन ही सरेंडर कर दें, या अपना चेंज ऑफ स्टेटस करा लें टू ट्रेडर, या एक अलग फर्म खोलें, ट्रेडिंग फर्म। ये भी सजेशंस इस तरह के दिए जा रहे हैं एमएसएमई सप्लायर्स को। और क्योंकि अपनी कंप्लायंस तो पूरी दिखानी है, तो लोग इस तरह के लेटर्स या ईमेल्स भी भेज रहे हैं एमएसएमई एंटरप्राइजेस को, आस्किंग देम कि वो एमएसएमई रजिस्टर्ड है या नहीं। और ये उसमें टैसिट अंडरस्टैंडिंग होती है कि भैया तू जवाब नहीं देगा उसका और हम फिर कह देंगे कि एमएसएमई नहीं है। तो इस तरह के काम भी हो रहे हैं, बट थोड़ा सा ध्यान देते रहें, क्योंकि नॉर्मली इनवॉइसेस वगैरह में ऐसे में एमएसएमई नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर भी मेंशन होता है, तो ऐसे काम ना करें। और कुछ और सियाने लोग हैं जो कहते हैं कि ठीक है, पेमेंट करनी है ना, हम कर देते हैं, हम चेक इशू कर देंगे, लेकिन चेक शायद हमारे पास ही रहेगा, या अगर पार्टी को दे भी देंगे, वेंडर को दे भी देंगे, तो हम उसे कहेंगे कि भैया जब हम बताएंगे, जब फंड्स अवेलेबल होंगे तभी डालना। और ये बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में आपका आता रहेगा। और यहाँ ऑडिटर्स की भी जिम्मेदारी है कि अगर ऐसा अमाउंट ह्यूज है तो वो इसको रिपोर्ट करें और देखें कि ये क्या नॉन कंप्लायंस में आएगा और क्या ये एड बैक करना चाहिए। तो ये चीज़ भी देखने की ज़रूरत है, तो ऐसा भी ना करें। कुछ केसेस में और सजेशन दी जा रही है कि भैया एक्सेप्ट कर लेंगे, उसी के बाद ही तो लाइबिलिटी चालू होगी, तो ऑब्जेक्शन लगा देते हैं। सो रेज ऑब्जेक्शन विद इन 15 डेज ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स ऑफ सर्विसेज, और ऑब्जेक्शन लगा देते हैं। पेमेंट हम तभी करेंगे जब इशू रिजॉल्व हो जाएगा, और जब हम कहेंगे कि अब इशू रिजॉल्व हुआ है तब हमारी ड्यू डेट लागू होगी। तो लोग इस तरह के काम भी कर रहे हैं। कुछ और लोग हैं जो वो कह रहे हैं कि भाई हम जब ड्यू डेट है उससे पहले गुड्स को रिटर्न कर देंगे, और रिटर्न करने के बाद दोबारा या तो हम उसी वेंडर से खरीद लेंगे या किसी और से खरीद लेंगे। तो ये एक तरीका है जिससे हम जो नई अमेंडमेंट आई है 43B में, उससे बच जाएंगे। तो ये सब आई थिंक आप भी समझ सकते हैं कि कितनी सही हैं, कितनी गलत हैं। और ये आटे में नमक की तरह है या नमक में आटा है, ये देखने वाली बात है। और कुछ ऐसा ना हो कि जो एक प्लेन रीडिंग से ही क्लियर हो जाता है कि गलत है। छोटी मोटी चीज अगर होगी तो वो चल जाएगी, लेकिन अगर सब कुछ ही गलत होगा, दाल पूरी की पूरी काली होगी, तो उस केस में तो आप बच नहीं पाएंगे। आप खुद अगर जो परचेजर हैं आप भी नहीं बच पाएंगे, और अगर आप एज ऑडिटर हैं आप ऐसी चीजें अलाउ करेंगे तो आप भी नहीं बच पाएंगे। तो इनसे बचिए। और साथ साथ कहीं ना कहीं ये हाश तो है प्रोविजन, लेट अस ऑल एग्री एंड मोस्ट ऑफ अस आर एग्रीइंग कि ये काफ़ी जो बायर्स ऑफ एमएसएमई एंटरप्राइजेज हैं उनके लिए काफ़ी हाश है। और अल्टीमेटली अगर मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। अगर वो दोनों एग्री कर रहे हैं 60 डेज के लिए या 90 डेज के लिए या जिस भी टर्म के लिए, तो आप उसमें अननेसेसरली दखलंदाजी क्यों कर रहे हैं। क्योंकि आपकी दखलंदाजी की वजह से ये ना हो कि लोग एमएसएमई एंटरप्राइजेस से खरीदना ही बंद कर दें। पूछें सबसे पहले भाई, आजकल जैसे मैंने अपने भी अकाउंट्स में एडवाइस किया है कि भाई अब कोई भी नया वेंडर आएगा पहले उससे नो योर वेंडर करके फॉर्म फिलअप कराइए। पहले भी आप कराते थे, लेकिन उसमें अभी एमएसएमई का स्पेसिफिकली पूछिए। और तो उसमें पूछते टाइम अगर वो एमएसएमई है, तो अगर आप उससे डील ही नहीं करेंगे तो आप तो एज गवर्नमेंट अच्छा करने जा रहे हैं, लेकिन ये तो उसके साथ प्रॉब्लम हो जाएगी। लोग उसके साथ डील नहीं करना चाहेंगे, या जिनका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है वो शायद रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराएंगे या दूसरी कैटेगरी में जाएंगे। तो लेट दिस नॉट हैपन। और अगर उनका एग्रीमेंट है तो उसके साथ ही उनको जाने दीजिए। आप क्यों लॉ में इस तरह की टिंकरिंग कर रहे हैं। और
एक और बात कि बाकी जो प्रोविजंस हैं, बाकी जो पेमेंट्स हैं, चाहे वो लीव एनकैशमेंट की है, चाहे वो बोनस की है, उसके लिए आप ड्यू डेट ऑफ आईटीआर तक की डेट अलाउ कर रहे हैं। लेकिन ड्यूज जो एमएसएमईज हैं वो आप कह रहे हैं ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ही पे करें। स्पेसिफिक आपने कह दिया एक्सक्लूजन क्लॉज एज के लिए कि भैया ये तो 31 मार्च तक ही पे करना है, ड्यू डेट ऑफ आईटीआर तक का टाइम नहीं मिलेगा। क्यों? आपने क्यों ऐसा किया? ये भी आई थिंक समझ के परे है हमारे। तो फाइनली मैं यही कहना चाहूँगा कि आइदर जिस तरह की इश्यूज चल रहे हैं, आइदर आप इसको पोस्टपोन कर दीजिए टिल द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, एटलीस्ट फाइनेंशियल ईयर 24-25, ताकि लोग थोड़े तैयार हो जाएं इस चेंज के लिए। एंड दूसरा, अगर आप नहीं भी करते तो आप कम से कम अलाउ करिए कि आईटीआर की ड्यू डेट तक पेमेंट कर पाएं, जैसे बाकी पेमेंट्स के लिए अलाउड है। और ऑल्सो आप पेमेंट पीरियड थोड़ा सा बढ़ा दें, 45 डेज को बढ़ा के 60 to 90 डेज कर दें, ताकि लोगों की तकलीफ थोड़ी कम हो और एक प्रैक्टिकल सिनेरियो को भी हम नज़र में रख के जो भी चेंज करें। सिर्फ हम कुछ भी चेंज ना कर दें लॉ में विदाउट थिंकिंग अबाउट इट्स प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस।